वंदे मातरम नमस्तुभ्यम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सैपियंस क्वेस्ट में। कल सब हम सभी लोगों ने पढ़ा कि अर्थ क्या है, जो सोलर सिस्टम होता है वो क्या है। आज हमारा ये प्रयास रहेगा, हम आज जो हमारी क्लास रहेगी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा बचा है। कल हम लोगों ने मून पे ख़त्म किया था, अर्थ को जाना कि ये ब्लू प्लेनेट है, कैसे ये इसमें इतना ज़्यादा 3/4 इसका पार्ट वाटर से मिला हुआ है, और लाइट की स्पीड हम लोगों ने जानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड होती है। बिना समय गंवाए आते हैं द मून पर। अब देखो भैया, जो द मून है, सबसे पहले मून पे जाने से पहले हम ये जान लें कि मून है क्या। क्या मून कोई प्लेनेट है? नहीं, प्लेनेट तो नहीं है भैया, स्टार भी नहीं है। तो भैया मून है क्या? मून को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। अब भैया सैटेलाइट का जैसे ही नाम लिया तो आपको तो याद आ जाएगा भैया, क्या वही सैटेलाइट जिससे हम लोग टीवी देखते हैं, वही सैटेलाइट जिससे हम लोग नेट चलाते हैं? नहीं भैया, सैटेलाइट देखिए दो तरह का होती है। पहली सैटेलाइट जो नेचुरली है, जो पहले से ही मौजूद है, जो नेचर में मौजूद है, और दूसरी जो हम लोग इंसानों द्वारा बनाकर भेजी गई है अंतरिक्ष में, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो वो सभी सैटेलाइट जो हम लोग को टेलीविज़न में, कम्युनिकेशन में, इंटरनेट चलाने में हेल्प करती हैं, जो हम लोगों द्वारा बनाकर अंतरिक्ष में, स्पेस में भेजी गई हैं, वो सभी सैटेलाइट जो होती हैं वो नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं। और नेचुरल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जो कि पहले से ही नेचर में मौजूद है। अब सैटेलाइट भैया होती क्या है? सबसे पहले तो हम जान लें सैटेलाइट होती क्या है, जिनके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक कॉर्नर में दिया है, सैटेलाइट इज सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। अब देखो भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। यदि किसी स्टार के चारों तरफ कोई सेलेस्टियल बॉडी, एक बड़ी बॉडी, डिफिनिट शेप, डिफिनिट साइज में उसका अमाउंट है, उसका मास है, और वो रिवॉल्व करती है उस सन के चारों ओर, उस स्टार के चारों ओर, तो उसको तो हम लोग कहेंगे भैया प्लैनेट। पर यदि प्लैनेट के चारों ओर कोई बॉडी रिवॉल्व करे, कोई सेलेस्टियल बॉडी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेटेलाइट कहेंगे। और सेटेलाइट वैसे ही रिवॉल्व करती है प्लैनेट के, जैसे कि प्लैनेट रिवॉल्व करता है अपने स्टार के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखो भैया, सेटेलाइट चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, दोनों ही रिवॉल्व करेंगे। पर कुछ सेटेलाइट्स होती हैं जो कि रिवॉल्व नहीं करती, पर अर्थ के साथ उनकी पोजीशन फिक्स होती है, अर्थ के साथ ही रिवॉल्व करती हैं, और अर्थ की जो पोजीशन होती है उन्हीं पर सेट हो जाती हैं। आगे आप लोग क्लास में पढ़ें कि दो तरह की सेटेलाइट होती है, पोलर सेटेलाइट और जियो सिंक्रोनाइज सेटेलाइट, और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स होती हैं उनको हम लोग एक जगह अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं फिक्स कर देते हैं, और वो अर्थ के साथ रोटेट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ भी रोटेट हो रहा है वो भी रोटेट हो रही है, नहीं, अर्थ के साथ ही वो अलाइन हो जाती हैं और वो सिंक्रोनाइज होकर रोटेट करती हैं। और कुछ सेटेलाइट ऐसी होती हैं कि जिनको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे टेम्परेचर पे नज़र रखनी है, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी पे नज़र रखनी है, वेदर फिनोमेना, क्लाइमेट फिनोमेना, तो इसको हम स्टडी करने के लिए जिन सेटेलाइट्स का यूज करते हैं, वो सेटेलाइट्स क्या करती हैं, जनरली पूरी अर्थ को रिवॉल्व करती हैं। भैया आ गए हम लोग द मून पे। थोड़ा सा एक फैक्ट और जानेंगे, उसके बाद हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। देखो भैया, 1969 की जुलाई की 21वें दिन को जो मून पर सबसे पहला कदम किसी ने रखा तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग, और इनके साथ ही गए थे बज एल्ड्रिन। तो इन दोनों लोगों ने सबसे पहले मून पर कदम रखा। क्वेश्चन यही आता है कि नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा, और ये इनके विषय में ही पूछते हैं। पर कई बार यदि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें पेपर में तो ऐड कर सकते हैं कि बज एल्ड्रिन इनके साथ थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से छोटा सा बन सकता है, और लिखा है कि आप ढूंढ कर बताइए क्या किसी इंडियन ने आज तक मून पर कदम रखा है? सभी लोग जानते हैं भैया कि जो राकेश शर्मा थे वो सोवियत संघ की तरफ से, सोवियत यूनियन की तरफ से गए थे, और उन्होंने आकाश में कदम रखा था, यानी कि वो स्पेस में गए थे, मून पर नहीं गए थे। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या कोई इंडिया का है ऐसा जो मून पे अभी तक जाकर उसने कदम रखा है या फिर जाने वाला है? सोच कर बताना बच्चों। आते हैं अपने टॉपिक पे, द मून। मून क्या है भैया? द आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सेटेलाइट दैट इज़ द मून। भैया हमारी अर्थ की जो नेचुरल सेटेलाइट है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक है जो पहले से ही नेचर में मौजूद है, और वो क्या है? वो है मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है, जितना भी अर्थ का डायमीटर है उसका ये 1/4 है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 गुना ही डायमीटर होता है, और जो अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर है। तो 6400 किलोमीटर का 1/4 हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे मून का जो है रेडियस आ जाएगा, और रेडियस को ही अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। मैथ में आप सभी लोगों ने पढ़ा हो
मैथ की चीज़ें हैं, तो सिंपल सी यही चीज़ें लिखी हुई हैं। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन आवर सेलेस्टियल बॉडीज। अब देखिए, आकाश में आप लोग जब देखते हैं स्पेस में, तो होता क्या है कि हमको दिखता है भैया इधर मून है दाएं तरफ, बाएं तरफ सन है, तो लगेगा हमको भैया कि डिस्टेंस तो लग रहा है जिसे बाहर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, पर उनका साइज कभी कभी सेम ही लगता है। कंफ्यूज कभी मत होना भैया, मून पास होने के कारण हम लोग को बड़ा दिखता है, जबकि सन सन का जो डायमीटर है वो अर्थ के कई हजार गुना है, कई बहुत बड़ा है उसका डायमीटर। उसमें लाखों हजारों लाखों अर्थ उसमें समाहित हो जाएंगे, इतना बड़ा सन हमारा है, पर डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वो हमको छोटा दिखता है। पर मून की डिस्टेंस हमारे धरती से बहुत कम है, इसलिए हमको मून ज़्यादा छोटा नहीं दिखता, बड़ा दिखता है। जैसे अगर कंपेयर करें तो एक बार में हम लोग कंफ्यूज भी हो जाएं कि भैया अर्थ और मून और जो सन की डिस्टेंस है भले ही कम ज़्यादा है, वो हमको रियलिटी में अभी फैक्ट पता चल गया, पर क्या पता जो ऐसा आदमी हो जो अनजान, उससे पूछेंगे तो वो कह देगा भैया साइज़ तो जैसे लग रहा है सेम ही हो, पर साइज़ सेम नहीं है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है कि इस मून बहुत छोटा है सन की अपेक्षा में। मून तो अर्थ से भी छोटा है भाई, मून अर्थ से भी छोटा है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू अवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ अन्य सेलेस्टियल बॉडीज़ की तुलना में ये हम हमारे पास होने के कारण हमको बिग दिखता है, बड़ा दिखता है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। कभी कभी क्वेश्चन इसमें ये आ जाता है कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ के और जो मून की डिस्टेंस है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब देखो भाई, अब हम लोग यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी कम है। यदि हम ये सन की बात करें, सन की, अब देखो 3,84,400 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है अर्थ से और मून की। पर अभी हम लोगों ने सन के विषय में क्या पढ़ा, ऊपर ऊपर हम लोगों ने सन के विषय में ये पढ़ा कि जो अर्थ से और सन की डिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि लाइट को लगता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है, और 3 लाख किलोमीटर वो 1 सेकंड में ट्रैवल कर लेती। फिर उसके बावजूद, इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद भी उसको 8 मिनट लगते हैं। और यहाँ पर 3 लाख तो 1 ही सेकंड में आ जाएगी, यानी कि उसको कुछ और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, और वो लाइट यहाँ से मून के पास बहुत ही जल्दी पहुँच जाएगी और मून से बहुत जल्दी चली जाएगी। यानी कि ये बहुत कम डिस्टेंस है, यदि हम नापें इसको तो बहुत ही कम डिस्टेंस है। 3,84,400 किलोमीटर, लाइट की स्पीड ही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के 1.2 सेकंड में लाइट वहाँ से आ जाएगी। पर वहीं सन से आने में लाइट को कितना समय लग गया, 8 मिनट लग गया, पूरे पूरे 8 मिनट। सोचो कितना बड़ा डिस्टेंस होगा, कितना ज़्यादा दूरी होगी, हम लोग इसको सोच भी नहीं सकते। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अब देखो, क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेते हैं कि भैया मून भी तो रिवॉल्व कर रहा है। अब रोटेशन और रिवोल्यूशन में हम लोगों ने डिफरेंस समझा था कि यदि अपनी ही एक्सिस पर कोई चीज़ रोटेट करे तो उसको हम रोटेशन कहेंगे, और यदि अपनी एक्सिस को छोड़कर कहीं पर कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसको हम रिवोल्यूशन कहेंगे। अब देखिए, ये जो मून मूव्स अराउंड द अर्थ है, ये क्या है, मून का रिवोल्यूशन है। मून को रिवॉल्व होने में कितना समय लगता है, 27 डेज। बट इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, यानी कि इसको रोटेशन में भी 27 डेज लगते हैं। भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, बहुत ही समझ अच्छी चीज़ दी हुई है, बहुत ही समझने वाली चीज़ है, इसको कभी भी मिस मत करिएगा आप लोग। ये डिस्टेंस को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिया हुआ है कि 27 दिन लगते हैं मून को रोटेशन में, और 27 दिन ही लगते हैं मून के रिवोल्यूशन में। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। यही कारण है कि मून का सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट हमको दिखता है, अगला पार्ट हमको नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि जितनी देर में अर्थ का वो रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा उतनी ही देर में अपने स्पिन का भी वो रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया, यानी कि अर्थ के साथ वो सिंक्रोनाइज हो गया। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करे वो भी रोटेट करता चला जा रहा है, और हम जहाँ पर हैं वहीं पर उसकी पोजीशन सेम होने के कारण हम उसको कभी भी देख नहीं पाए। अब देखो भैया, ये मान लीजिए छोटी सी अर्थ है और ये क्या है, छोटा सा मून है। अब ये जैसे जैसे इधर रोटेट करता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, मून भी इधर रोटेट करता चल रहा है। तो जो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और अर्थ का ये वाला पार्ट, दोनों बहुत फार अवे हैं। पर यहाँ पर जो आदमी होगा उसको दिखेगा कि ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जैसे जैसे इधर रोटेट करता जाएगा वैसे वैसे ये वाला पार्ट इधर भी रोटेट करता जाएगा। तो जो दोनों की सिंक्रोनाइजेशन है उतनी ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाएगी कि एग्जैक्ट होने के कारण वो चीज़ हमको कभी भी विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम भी इधर जा रहे हैं, मून का ये पार्ट भी इधर भी जा रहा है। हो सकता है कि हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे और ये मून का पार्ट यहाँ पर पहुँचे, तो हम लोग अभी यहाँ पर थे और ये हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और ये मून का भी यहाँ पर पहुँच गए, तो यहाँ से देखेंगे तब भी हमको ये चीज़ सेम दिखेगी। यानी कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, एकदम सिंक्रोनाइज होने के कारण सभी चीज़ें हम लोग को विजिबल नहीं हो पाती कि ये चीज़ें कैसे
क्या शो हो रही हैं, और हम लोग ये समझते हैं कि मून का भैया एक ही पार्ट है, पर मून का एक ही पार्ट नहीं है। मून के दो फेसेस हैं, देखते हम एक ही हैं पर उसके फेस दो हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। अब देखो भैया, लाइफ की कंडीशन को होने के लिए क्या चाहिए? ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, एक सराउंडिंग चाहिए, एक एटमॉस्फियर चाहिए। पर मून के साथ ऐसा कुछ है क्या? ना ही वहाँ पर एयर है, ना ही वहाँ पर वाटर है। इट हैज़ माउंटेन्स। अब भैया माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस, मतलब कि मून पर क्या है? माउंटेन है। प्लेन मतलब जो सतह एकदम सिंपल प्लेन्स होते हैं वो हैं। डिप्रेशन मतलब जो गड्ढे हैं वो हैं। दीज कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज। अब देखो मून को भैया जब हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग को मून कई बार दिखता है कि कई बार कह देते हैं भैया मून में दाग है, धब्बा है, पर ऐसा रियलिटी है क्या? मून में कोई दाग लगाने गया है क्या? होता क्या है कि जो गड्ढे हैं वहाँ पर, उन गड्ढों में लाइट तो जा नहीं पाती। तो जहाँ पर लाइट नहीं जा पाती, हम लोग को पता है कि भैया लाइट जहाँ पर रहती है वहाँ पर फुल लाइट जो लेंथ होती है वो, उसमें सभी कलर्स होते हैं, इसलिए वाइट दिखता है। और जहाँ पर लाइट नहीं रहती वहाँ पर ब्लैक दिखता है। तो ब्लैक होने के कारण वो चीज़ हमको लगता है यहाँ पर कोई दाग, यहाँ पर कोई धब्बा है, पर ऐसा रियलिटी में नहीं है। वहाँ तो कोई दाग धब्बा नहीं है, वो केवल गड्ढे हैं, जो क्रेटर्स हैं जिसको हम कहते हैं। होता क्या है कि कई बार एस्ट्रॉइड आ करके प्लैनेट्स हों या फिर वहाँ पर कोई सेटेलाइट्स हों, कोई भी ऐसी जगह हो जो एस्ट्रॉइड आकर गिरते हैं और वहाँ पर गड्ढा बना देते हैं, और गड्ढा बनाने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पर लाइट नहीं जा पाती, इसलिए अंधेरा दिखता है और हम लोग समझते हैं कोई धब्बा है। अब जैसे आप अपने छत के 2 मंजिले पर खड़े हो जाइए घर के, और ऊपर से कोई पत्थर गिरा दीजिए, नीचे मिट्टी हो, तो होगा क्या? पत्थर को मान लीजिए एस्ट्रॉइड है, और पत्थर बहुत ही स्पीड के साथ हिट करेगा नीचे ज़मीन को, और ज़मीन में क्या होगी? मिट्टी होगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो वहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट अपना दिखा देगा, और वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा सर्कुलर शेप में। अब देखो भैया, जो अभी हमने बात की आर्टिफिशियल और नेचुरल सेटेलाइट के बारे में, वही चीज़ दी गई है। ह्यूमन बेड सेटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट बॉडी। आर्टिफिशियल सेटेलाइट बॉडी क्या होती है? आर्टिफिशियल बॉडी उसी को कहते हैं जो हम लोग बनाकर भेजते हैं। जैसा कि एग्जांपल दिया गया, देखो भैया सबसे पहले होता क्या है, जो आप लोग एक रॉकेट देखते हैं, रॉकेट जा रहा है, ये रॉकेट सिर्फ और सिर्फ रॉकेट अकेले नहीं रहता, इसमें कई कंपोनेंट रहते हैं। देखिए ये रॉकेट सेपरेट हुआ, सबसे पहले पीछे वाले में इसमें फ्यूल होता है, फ्यूल जब बस्ट हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, तो इसको सेपरेट कर दिया जाता है भैया। जो पार्ट खाली होगा इसको छोड़ देते हैं, अगर उसको भी ले जाएंगे तो ज़्यादा ईंधन खर्च नहीं होगा, ज़्यादा फ्यूल नहीं लगेगा, तो एनर्जी बचाने के लिए, एनर्जी कंजर्व करने के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। फिर अगला पार्ट छोड़ दिए, फिर उसके बाद आगे जो इसके टिप पर होता है, जो यहाँ पर टिप, इसके टिप ऑफ द पार्ट है ये, जिसको हम कोन कहते हैं। इसी कोन पे क्या होता है कि ये सेटेलाइट जो है होती है, और यही ओपन होकर यहाँ पर पहुँच जाती है, अपने ऑर्बिट में सेट हो जाती है। इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट। तो होता यही है कि इसको हम लोग बनाकर धरती से भेजते हैं। इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। वही चीज़ हुई कि हम लोग जैसे यूनिवर्स के विषय में जानना चाहते हैं, तो क्या यहाँ से बैठे बैठे तो दिखेगा नहीं, टेलीस्कोप लगा कर देख सकते हैं, पर टेलीस्कोप की भी एक लिमिट होती है ना। यदि हम अंतरिक्ष में ही सेटेलाइट में से टेलीस्कोप लगा कर भेज दें, जैसे हबल टेलीस्कोप है, उसको सेटेलाइट में लगाया गया है, तो उससे इतनी ज़्यादा इमेजेस ली गई, उससे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता चली, कई ऐसी शॉकिंग और रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स के विषय में पता चली जो हम लोग कभी नहीं जान सकते थे यहाँ बैठे बैठे। और आज उसकी एज इतनी ज़्यादा हो गई, यानी कि आज से 20-30 साल पहले वो छोड़ा गया, अभी भी वर्क कर रहा है। अभी कुछ समय पहले बात चल रही थी कि इसको रिटायर कर दिया जाए, पर देखते हैं क्या होता है आगे। उसके बाद ये कि, और हाँ, कम्युनिकेशन में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है भैया, इलोन मस्क के विषय में कौन नहीं जानता? वो तो स्टारलिंक ही लेकर आ रहे हैं, उसकी उसमें कोई टावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री में सब लोग इंटरनेट चलाइए, देखिए क्या होता है भैया। बहुत ही क्रेजी पर्सन है वो, कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। जब मन हुआ चल दिए ट्विटर खरीदने, जब मन हुआ कोई भी कंपनी खरीद लेंगे, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। It is carried by a rocket and placed in the orbit around the Earth. Some of the Indian satellite in space are INSAT, IRS, EDUSAT। देखो भैया, सेटेलाइट को भेजते हैं कैसे? सेटेलाइट को ऐसे फेंक तो देते नहीं ऊपर, या फिर कोई बस तो छोड़ जाती नहीं कि छोड़ आएगी, तो उसको हम भेजने के लिए रॉकेट का प्रयोग करते हैं। वही रॉकेट है कि रॉकेट लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद जो ईंधन जैसे जैसे उसके जो फ्यूल है खर्च होते गए, उन डिब्बों को गिराते गए, उसके बाद छोड़ने के बाद यहाँ पर सेटेलाइट आके ओपन हो गया। कुछ एग्जाम्पल दिए गए सेटेलाइट के, इनसैट है, आईआरएस है, एडुसैट है, ये सभी कुछ सेटेलाइट्स हैं। अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सब लोग आप कम लोग कमेंट में करेंगे कि व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। ऊपर डिस्कशन हुआ ही है कि एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, और भी कई चीज़ें चाहिए हम लोग को वो जीने के लिए, ठीक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, कई बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड में डिफरेंस क्या है।
बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई कठिनतम चीज़ नहीं है जिसको आप लोग ना समझ पाएँ। बहुत ही क्लियर शब्दों में, बहुत ही सरलता के साथ हम लोग इसको कवर करेंगे। और देखिए भैया, यहाँ पर आप आए हैं ना, तो बिना सीखे तो आप जा ही नहीं पाएँगे। ज़बरदस्ती हम आपको सिखा देंगे और ऐसा नहीं है, ऐसा सिखाएँगे कि जीवन में आप कभी भूलेंगे नहीं इस चीज़ को, ठीक है ना? तो यहाँ से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आपका। एक भी बच्चा, एक ही भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड क्या है? अपार्ट फ्रॉम द स्टार, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. देखो भैया, ये क्या है एस्ट्रॉइड? जैसे कोई प्लेनेट है, मान लीजिए दो प्लेनेट हैं और जा रहे थे, घूमते टहलते जा रहे हैं और टक्कर हो गई। होता क्या है, आप लोग जैसे देखिए, मान लीजिए दो दोस्त लोग जा रहे हैं और हुआ क्या कि उनके पास कोई आइसक्रीम खा रहा था, कोई जो है मान लीजिए कोई पैन केक खा रहा था, या मान लीजिए कोई क्रीम रोल खा रहा था। दोनों लोग लड़ लिए। अब लड़ लिए तो क्या होगा? उन दोनों का जो खा रहे थे वही चीज़ टूट कर बिखर कर गिर जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर है कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं, कई प्लैनेट्स, कई स्टार्स हैं, कई सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं? अंतरिक्ष में तैर रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं, जिग जैग मोशन में चल रही हैं, ब्राउनियन मोशन कर रही हैं। होगा क्या कि मान लीजिए कोई दो भटके हुए प्लैनेट्स या फिर दो भटके हुए कोई पत्थर के टुकड़े आकर टकरा गए, तो होगा क्या कि उनका जो पार्ट है, जो टकराने से जो टूट कर उनका पार्ट निकलेगा, जैसे दो दोस्त जो टकराने के बाद जो उनकी आइसक्रीम गिरी, तो वही क्या हो जाएगी? वही एस्ट्रॉइड हो जाएगी। यानी कि एस्ट्रॉइड और कुछ नहीं और अलग चीज़ें नहीं हैं। इन्हीं जो प्लैनेट्स के जो पार्ट हैं, जो टूट कर कभी न कभी बिखर गए थे बहुत वर्ष पहले, या फिर अभी भी कई बार बिखर रहे हैं, यही एस्ट्रॉइड कहलाते हैं। और ये बने भी पत्थर के ही होते हैं। इनमें कोई विशेष चीज़ ऐसी नहीं होती कि भैया कुछ अलग से बनाई। ये फोटो आप लोग देख रहे हैं, फिगर 1.5 में एस्ट्रॉइड की फोटो है। तो ये बने भी पत्थर के ही होते हैं, जो जिनसे प्लैनेट्स बने होते हैं। पत्थर, मिनरल कुछ भी हो सकता है। कई बार तो ऐसे एस्ट्रॉइड्स होते हैं कि वो पता लगा पूरा पूरा हीरे के बने हैं, कार्बन मटेरियल के बने हैं, सोने के बने हैं, मेटल के बने हैं, आयरन के बने हैं। मतलब यूनिवर्स ना भैया बहुत ही रहस्यमयी चीज़ों से भरा हुआ है। जितना आप ढूंढते जाएंगे उतना आप लोग पाते जाएंगे। और इंसान ना अभी कुछ परसेंट ही खोज पाया है, 4-5% ज़्यादा यूनिवर्स खोज ही नहीं पाया है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। These bodies are called asteroid. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. बहुत ही खास लाइन आ गई। आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, अभी हम आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो बेल्ट है इसी को एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। ये क्या है? हमने पहले भी बताया था कि एस्ट्रॉयड बेल्ट और कुछ नहीं है। ये केवल केवल जो टूटे हुए पत्थर के टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े क्या, जो प्लेनेट के टुकड़े हैं, यही एस्ट्रॉयड बेल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और यही बनाते क्या हैं? एक सर्कुलर शेप में बेल्ट बनाते हैं, जो इनर ग्रह, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट को अलग करते हैं, जो सॉलिड प्लैनेट और गैसियस प्लैनेट को अलग करते हैं। ठीक है ना? हमने बात की थी कि जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं वो इनर प्लैनेट्स हैं, जो आउटर के 4 प्लैनेट्स ये आउटर, ये क्या कहते हैं, गैसियस प्लैनेट्स हैं, और अंदर के सॉलिड प्लैनेट्स हैं। ठीक। साइंटिस्ट ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड आर द पार्ट ऑफ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। वही चीज़ आगे खास बात जो हमने बताया कि साइंटिस्ट मानते हैं कि एस्ट्रॉयड क्या है? वही पार्ट ऑफ प्लैनेट हैं जो बहुत पहले एक्सप्लोड हो गए। एक्सप्लोड मतलब विस्फोट हो गए। विस्फोट का मतलब फट गए। विस्फोट भी हो गए, कई बार फट भी गए, कई बार टकरा भी है। तो बहुत से कारण होते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर जो कंफ्यूज करती है बच्चों को, वो होती है मेट्रॉइड्स। कई बार ये कहते हैं कि मेट्रॉइड्स और एस्ट्रॉयड में क्या अंतर है? प्लैनेट से टूटे तो बने एस्ट्रॉयड। अब देखो, एस्ट्रॉयड को भी आकर टकरा गए, कहीं पर लड़ गए, तो उनसे क्या बन जाते हैं? मेट्रॉइड्स। और मेट्रॉइड्स कुछ और अलग नहीं होते। इनको मेट्रॉइड्स इसलिए हम लोग कहते हैं कि कई बार अर्थ के सरफेस में आ जाते हैं और ये जलते हुए मीटियोर शावर करते हैं। यानी कि जब अर्थ की सरफेस में कोई चीज़ एंटर करेगी तो एयर का फ्रिक्शन भैया इतना ज़्यादा होता है कि उसमें आग लग जाती है। और कई बार आपने मूवी में देखा होगा ऊपर से कोई चीज़ गिरते हुए जलने लगती है, तो फ्रिक्शन के कारण जलती है। और जलने के कारण होता ये है कि जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो बर्न होने लगते हैं और उन मीटियोर शावर करते हैं। यानी कि कई टुकड़ों में बंट कर वो जल के वहीं पर हवा में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मेट्रॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। ये और कुछ नहीं है, स्मॉल पीसेस ऑफ उन्हीं रॉक्स के हैं, और जो सन के चारों तरफ मूव अराउंड करते हैं। भैया देखो, सन जो है ना, बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है, बहुत ज़्यादा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सभी चीज़ें इसके चारों तरफ चक्कर ही लगाएंगी। कुछ ना पता हो तो यही लिख दो, इससे ही आपका काफ़ी नंबर बन जाएगा। समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। अब देखो, कई बार होता ये है कि ये नियर अर्थ के पास आ जाते हैं और ये क्या करते हैं? अंदर गिर जाते हैं, अर्थ के सरफेस पे गिरने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन, द एयर
दे द फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। वही चीज़ हुई जो अभी हमने बताया कि एयर के कांटेक्ट में आने के कारण इतना ज़्यादा इनमें फ्रिक्शन हो जाता है कि ये बर्न होने लगते हैं। इट काजेस फ्लैश ऑफ लाइट। अब देखो, जलेगा भैया तो लाइट तो दिखेगी ही ना। अगर कोई फ्लेम है, आप लोग देखते हैं कि फ्लेम कहीं दिखती है तो फ्लेम के कारण हम लोग घर में दिया जलाते थे पहले, अभी भी कई बार कई घर में जलता है, लालटेन जलती है। तो वहाँ पर होता ये है कि उसके फ्लेम के कारण ही तो रोशनी फैलती है ना। फ्लेम क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ कंबसन टेक प्लेस होता है। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। वही चीज़ हुई। अभी देखो, पत्थर गिराने की बात, घर से बात हुई ना कि आप 2 मंजिला छत पर चढ़ जाइए, ऊपर से पत्थर गिराइए। तो जो मेट्रॉइड्स जो नहीं जलते हैं अर्थ में एंटर करने के बाद, वो हिट कर जाते हैं। अब नहीं जलते का मतलब क्या है? मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर है, वो पत्थर जो है जब गिरा तो फ्रिक्शन के कारण आग तो लगेगी, पर इतनी आग नहीं लग पाती कि वो पूरा पूरा जल जाए। छोटा मोटा होगा तो जल के ख़त्म हो जाएगा हवा में ही। पर इतना बड़ा एस्ट्रॉयड अगर कोई गिरता है और वो नहीं जल पाता, तो होता क्या है कि अर्थ पे आके हिट करता है और अर्थ में हॉलो अर्थ बना देता है। हॉलो, उसमें ग्राउंड में हॉलो शेप बना देता है सर्कुलर शेप में। और वहाँ पर कई बार होता है कि कई बार पुराने पुराने झील को आप लोग देखेंगे, जो हमारी लेक हैं वो एस्ट्रॉयड की बनी हुई लेक हैं। कई लेक हैं जिनमें जो है एस्ट्रॉयड के गिरने के कारण वहाँ पर बहुत बड़ा क्रेटर बन गया। क्रेटर के कारण हो जाता है ये कि क्रेटर के ही में ही आकर पानी भर जाता है, और जब पानी भर गया तो पानी भरने के बाद वो लेक बन गई और बहुत बड़ी लेक बनती है। तो यही यही है। देखो भाई, थोड़ा सा एस्ट्रॉयड मेट्रॉइड्स मीटियोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस जानो। ये मान लीजिए कोई बड़ा सा एस्ट्रॉयड है, ठीक। अब इस एस्ट्रॉयड को आप लोग देख रहे हैं, ये एस्ट्रॉयड है, बहुत ही बड़ी बेल्ट है। मान लीजिए कोई क्लस्टर है, वो एस्ट्रॉयड आया, और एस्ट्रॉयड आने के बाद क्या हुआ, ये टूट गया, कई टुकड़ों में टूटा, और टूटने के बाद बन क्या जाता है, मेट्रॉइड्स। और यही मेट्रॉइड्स यदि अर्थ की सरफेस में जब एंटर कर जाते हैं तो यही मेट्योर्स बन जाते हैं, मेट्योर्स और बन जाते हैं। और इनका सबसे बड़ी एग्जांपल ये देखिए, मेट्रॉइड इज ए स्पेस रॉक दैट स्टिल इन स्पेस। यदि कोई भी ऐसा स्पेस रॉक जो अभी भी स्पेस में है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेट्रॉइड्स कहते हैं। और मेट्योर उनको कहेंगे, विट इज मेट्योर इज ए मेट्रॉइड दैट बर्न्स अप इन द अर्थ एटमॉस्फेयर शूटिंग स्टार। कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि शूटिंग स्टार किसको कहते हैं, तो शूटिंग स्टार भी मेट्योर को कहते हैं। जो आने के बाद क्या होता है, अर्थ सरफेस में आने के बाद बर्न करने लगता है। और यही अगर जलने से बच गया, तो जलने से बचने के बाद होगा क्या कि भैया, यही जलने के बचने के बाद जब ये गिरेगा तो हॉलो बना देगा। वही चीज़ है। आगे बढ़ेंगे। कोई अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर। डू यू सी व्हाइट इज ब्रॉड बैंड लाइक ए व्हाइट glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is called Milky Way galaxy। भैया, ये है आपका वो बैंड जिसको कभी कई बार कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ये क्या है? ये और कुछ नहीं। आप लोग सोचते हैं भैया क्या कोई अंतरिक्ष में कोई नदी बह रही है क्या वाइट कलर की? ऐसा कुछ नहीं भाई, नदी उदी कुछ नहीं बह रही है। बस ये है एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं। कई स्टार एक साथ एक अलाइंड पोजीशन में आ गए हैं, जो वैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कॉन्स्टिलेशन, वही उसी तरह इसको समझ लीजिए कि जब कई स्टार एक साथ कलेक्शन में आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि जब उनकी अमाउंट ऑफ नंबर, उनका जो नंबर होता है बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, तो बनाते हैं क्या, गैलेक्सी। और हम लोग की जो अपनी गैलेक्सी है वो क्या है, वही है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे इसको इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा मिल्क होता है वाइट, और हम लोग को भी थोड़ा सा वाइट कलर में दिख रहा होगा। आप लोग को बहुत एक अच्छी घटना बताते हैं। एक बार हुआ क्या कि अमेरिका में कि न्यूयॉर्क में कहीं पर, शायद न्यूयॉर्क में लाइट कट गई कुछ समय के लिए। और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था, जब जैसे ही लाइट कटी तो वहाँ के लोग डर गए आसमान में देखकर। क्यों? क्योंकि उनको ये ब्राइट जो बैंड है, जो लाइट ऑफ स्टार्स का बैंड है, ये दिखा। और ये दिखने के बाद वो लोग डर गए कि बड़ी भैया आसमान में क्या हो रहा है। तो ऐसा कहा, लाइट करने के बाद क्यों दिखा, लाइट होने पर क्यों नहीं दिखा? होता ये है कि कई बार क्या, अमूमन लाइट से भी पॉल्यूशन होता है, जिनको हम लाइट पॉल्यूशन कहते हैं। लाइट की जो रेस होती हैं उतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स आपके पास रेस होती हैं कि आप लोग जो क्लियर स्काई इसको देख ही नहीं सकते हैं। इसीलिए अर्थ में 0 आवर अर्थ डे बनाया जाता है कि एक कुछ समय के लिए हम लोग अपने घर की लाइट्स को बंद कर देंगे, ठीक। तो वो लोग यही चीज़ देख कर डर के, बाद में पता चला भैया मिल्की वे गैलेक्सी है। और आप लोग को बता दें कि सोलर सिस्टम जो होता है, वो जब कई प्लैनेट्स मिलते हैं तो सोलर सिस्टम बनता है। और जब कई सोलर सिस्टम मिलते हैं, कई स्टार्स मिलते हैं, तो एक गैलेक्सी बनती है। ठीक है ना। गैलेक्सी क्या है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स है। और जब कई गैलेक्सी मिल करके भी एक क्लस्टर ऑफ जब
बहुत बड़ा क्लस्टर बनाते हैं, मतलब इसको तो इमेजिन ही नहीं कर सकते भैया। इतना बड़ा क्लस्टर होता है, उसको हम कहते हैं लाइनिया का सुपर क्लस्टर, यानी कि क्लस्टर ऑफ स्टार्स बने गैलेक्सी। और जब इनका भी बहुत बड़ा क्लस्टर बन गया तो बन जाते हैं लाइनिया का सुपर क्लस्टर, जो हम लोग की सुपर क्लस्टर का नाम है भैया। इतनी बड़ी ये डिस्टेंस है ना कि अर्थ से सन की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, तो सोचिए कई सोलर सिस्टम इसी तरह और भी हैं, बिलियंस ऑफ मिलियंस ट्रिलियंस, मतलब कितना है उसकी कोई अमाउंट, कोई निश्चित संख्या ही नहीं। करोड़ों अरबों तो बहुत छोटी यूनिट हो गई। और उसके साथ इसी तरह और भी कई सुपर क्लस्टर्स हैं। लैनिया का सुपर क्लस्टर के बाद भी कई सुपर क्लस्टर हैं। वार्गो सुपर क्लस्टर है, मतलब भाई जैसे एक पेड़ होता है ना, और उसमें देखिए एक पत्ती होती है, तो हम लोग पत्ती से भी, पत्ती के जो स्टोमेटा होता है उससे भी छोटे मॉलिक्यूल हैं। और इसी तरह कई पत्तियां हैं, और कई पत्तियों के साथ कई शाखाएं हैं, कई ब्रांचेस हैं, और कई ब्रांचेस के साथ कई पेड़ हैं, कई पेड़ के साथ कई जंगल हैं, कई जंगल के पास साथ कई कई कॉन्टिनेंट्स हैं। तो उसी तरह समझिए इसको। उसके बाद अवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। अब देखो, हमारा सोलर सिस्टम भैया इसी गैलेक्सी का पार्ट है। वही बात हुई कि गैलेक्सी एक बड़ी अमाउंट है। अब गैलेक्सी को समझ सकते हैं आप लोग का मोहल्ला है, और मोहल्ले में आपका घर है, वही क्या हो गया, सोलर सिस्टम हो गया। और सोलर सिस्टम में जो अर्थ है ये क्या है, आपके घर का एक कमरा है। ठीक, एकदम सिंपल है। एंशियंट इंडिया में यानी प्राचीन भारत में कई बार हम लोग सोचते हैं कि कोई भैया आकाश में कोई नदी बह रही हो, कोई लाइट की नदी बह रही हो, कोई प्रकाश की नदी बह रही हो, इसलिए इसका नाम रख दिया गया आकाश गंगा। गंगा नदी का नाम है, आप सभी लोग जानते हैं, आकाश मतलब इसका ही होता है। तो इसको आकाश गंगा हम लोगों ने कह दिया। गैलेक्सी इज ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। वही चीज़ हुई कि भैया ये जो गैलेक्सी है इसमें कई स्टार्स होते हैं, कई प्लैनेट्स होते हैं, और जो डस्ट और गैस भैया धूल मिट्टी, यही सब चीज़ों से तो ब्रह्मांड बना है, और क्या है। तो क्लस्टर ऑफ स्टार्स, कई प्लैनेट्स, कई क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस को मिलकर बनाते हैं गैलेक्सी को। और यही गैलेक्सी जब कई बार कई गैलेक्सी मिलकर बनाती हैं, क्या कई गैलेक्सी मिलकर बनाती हैं सुपर क्लस्टर, और सुपर क्लस्टर के बाद एक बनाती हैं बहुत बड़ा ब्रांच ऑफ क्लस्टर, और जब यही कई ब्रांच ऑफ क्लस्टर मिलता है तो बनाता है यूनिवर्स। देखो इसको एकदम सिंपल समझो। अर्थ है, अर्थ को मानो आपका कमरा हो गया। ठीक, कई कमरे मिलकर एक बने घर, घर क्या हो गया आपका सोलर सिस्टम। कई घर मिलकर एक बने टाउन, टाउन क्या हो गया आपके गैलेक्सी। और कई गैलेक्सी मिलकर बने एक ब्रांच ऑफ सुपर क्लस्टर गैलेक्सी। और सुपर क्लस्टर क्या हो गया, टाउन के बाद आपका मान लीजिए, टाउन के बाद आपका कई टाउन मिलकर बन गए एक ब्लॉक, एक तहसील, या फिर एक मान लीजिए शहर। ठीक, और जब कई शहर मिले तो कई शहर मिलकर एक स्टेट बन गए। वैसे ही जब कई सुपर क्लस्टर मिले तो कई विर्गो क्लस्टर बन गए। अब जब विर्गो सुपर क्लस्टर बने तो उसके बाद क्या होगा, कई विर्गो सुपर क्लस्टर मिलकर बन गए कई यूनिवर्स। और जब कई यूनिवर्स मिले तो वही चीज़ आपके कई स्टेट मिलकर एक देश बन गए। और जब कई देश मिले तो एक कॉन्टिनेंट बन गया। और वैसे ही जब कई यूनिवर्स मिले तो एक मल्टीवर्स बन गया भैया। मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आज नया नहीं है कोई, पहले से ही अपने भारत के देश में प्राचीन समय में ही वेदों और पुराणों में इन सभी चीज़ों की बात कही गई है कि कई ब्रह्मा कई सृष्टि को बनाते हैं, कई ब्रह्मा कई देश को, कई हजारों लाखों संस्कृतियों को बनाते हैं, कई ब्रह्मांड बनाते हैं, कई ब्रह्मांड बिगाड़ते हैं। वो सभी बड़ी क्लासेस की चीज़ें हैं, तो उसको छोड़िए, छोटा जानिए कि मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स। अपना जो यूनिवर्स है कई मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर ये बना है। ठीक, इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। अब अर्थ से लेकर के सन की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। अब साइंटिस्ट देखो भैया, साइंटिस्ट लोग अभी भी लगे हैं। वही बात हुई कि केवल 4% ढूंढ पाए हैं, लेकिन अभी भी क्या है, सैपियंस क्वेस्ट है भैया। सैपियंस का मतलब इंसान होता है, और क्वेस्ट का मतलब जो जानने की इच्छा है। अभी भी इंसान, अभी भी मनुष्य लगा है इसको खोजने में। वी आर सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट विद दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। अभी भी हम लोग इसके साइज के विषय में सर्टेन नहीं, कितनी बड़ी यूनिवर्स है और कितना बड़ा यूनिवर्स। अभी भी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। मतलब यूनिवर्स का भैया क्या कहें, ऐसा हमारा नेचर है कि ऐसा भगवान ने सृष्टि बनाई है कि अभी भी एक्सपेंड कर ही रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। और उसके बाद भी हम लोग क्या है, उसको ढूंढ रहे हैं कि कैसे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और छोटा सा वही चीज़ें देखो भाई, बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि अर्थ को माना गया, अर्थ एक पार्ट है सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, और ये हो गया यूनिवर्स। ठीक, कमरों का जो एग्जांपल लेकर आप लोग को बताया, बताइएगा कैसा लगा कमरों का एग्जांपल लेकर। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ यू आर एन
You are on the Earth and Earth is a part of solar system. Our solar system part of Milky Way galaxy, which is part of universe. Think about the universe and the fact that it contains millions of such galaxy. How do you fit in the picture? आपसे मिलकर बना अर्थ, अर्थ से मिलकर बना सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से मिलकर बना मिल्की वे गैलेक्सी। तो कैसे देखिए, यूनिट बाय यूनिट सभी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ठीक, तो लाइन बाय लाइन देखिए भैया, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। कोशिश करेंगे कि अगले चैप्टर में उस डाउट को कवर करें, उस चीज़ को आपको जो दिक्कत है उसको कवर करें। और कोशिश हमारी ये थी कि एक एक लाइन, एक एक वर्ड बाय वर्ड हर बच्चे को बहुत ही आसानी के साथ, जो स्कूलों में जाने के बाद भी नहीं समझ पाता, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। स्कूल से भी आसान चीज़, स्कूल आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आसान भाषा में सब चीज़ समझा देंगे। लाइन बाय लाइन समझाएंगे, एक भी वर्ड नहीं छूटने पाएगा। एक भी जो कमेंट बॉक्स में आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो सब डालिए, कोई भी आपकी क्वेरी होगी पूरी कवर करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, हमने पढ़ाया है तो क्वेश्चन आप लोग को इतना तो कर ही लेना चाहिए भाई। अगर क्वेश्चन भी ना कर पाए तो क्या मतलब हुआ पढ़ाने का। ठीक है ना भैया। और जो कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो लास्ट में एक्टिविटी दी गई इसको भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, जो फॉर फन के लिए दिया है। ठीक है ना, इसको भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है और एमसीक्यू है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें पूछी गई हैं। सभी चीज़ें वीडियो में कवर हो चुकी हैं, इनमें आप सभी लोग कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है ना भाई। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ सेपियंस क्वेस्ट में। नमस्तुभ्यम, वंदे मातरम, जय हिंद।